दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज वाधवा और आज हमारा टॉपिक है रिस्क्स एंड कॉम्प्लिकेशंस इन टोटल नी रिप्लेसमेंट। दोस्तों हम सब जानते हैं दैट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड, रादर इसको हम लास्ट मिलेनियम की मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड सर्जरी कहते हैं, बट स्टिल देयर इज़ नो 100% गारंटी। जैसे हम कहते हैं हम आपको बेस्ट सिस्टम भी दे देंगे बट वी कैन नॉट से 100% यू कैन गो बेटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस सर्जरी को कंसिडर करने में किन रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। हमारा ये आपको बताना, आपको डराना नहीं है। वी डोंट वांट टू मेक यू नर्वस। द आइडिया इज टू शेयर विद यू एंड टू अपडेट यू व्हाट बैक ऑफ द माइंड यू शुड बी नोइंग ऑफ। लाइक वी ऑलवेज से देयर इज नथिंग व्हिच इज टोटली फूल प्रूफ। सो इसी तरह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन जो इंडियन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसी भी समय पर हमारी बॉडी में आ सकती है, अर्ली स्टेज पे आ सकती है या 20 साल बाद भी आ सकती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि किसी भी समय पर हमारे दांतों का ट्रीटमेंट हो, यूरिन का हो, आपको समझना है कि वो बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे खून में गए और उसके द्वारा किसी भी आर्टिफिशियल पार्ट तक पहुंच सकते हैं। तो वी हैव टू टेक प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन फॉर द लाइफ टाइम। इन्फेक्शन दो तरह की होती है, अर्ली इन्फेक्शन, लेट इन्फेक्शन। अर्ली कुछ फेजेस के अंदर मेजॉरिटी केसेस में एंटीबायोटिक से सॉल्व कर जाती है। बहुत रेयरली हमें उसमें जॉइंट को दोबारा खोलकर वॉश आउट करना होता है, कुछ प्लास्टिक पार्ट्स को चेंज करना होता है। दैट शुड टेक केयर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स। लेकिन सबके बावजूद भी 1 out of 300, 1 out of 400 कैन डेवलप अप इन्फेक्शन, जिसमें हमारे को उस पार्ट्स को निकाल कर उसमें दोबारा न्यू पार्ट्स को डालना पड़ता है। बट ये रेयर केसेस में आता है। मेजॉरिटी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो नी सर्जरी के बाद आती हैं, दे आर माइनर एंड कैन ईजिली बी टैकल्ड। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जिसके बारे में जानना है वो है क्लॉट्स इन आवर वेन्स ऑफ द लेग्स। किसी भी घुटने या चूल्हे की सर्जरी के बाद आपकी लेग वेन्स या थाई वेन्स के अंदर क्लॉट आ सकता है, और अगर आपकी बैड लक हो तो वो क्लॉट आपका मूव करके आपके हार्ट या लंग्स की ओर जा सकता है, विच कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम कॉल्ड एज अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये बहुत रेयर होता है। अब हमें ये नहीं पता कि वो क्लॉट किसके अंदर आएगा। इसी वजह से हमारे सिस्टम में हम हर 100% पेशेंट्स के अंदर ब्लड थिनर्स को यूज़ करते हैं ताकि आपकी बॉडी में क्लॉट आने की संभावना ही सबसे कम हो। इसके साथ साथ क्लॉट ना बने उसके लिए अर्ली एम्बुलेशन चाहिए। हमारे सिस्टम में हम 3 घंटे के बाद पेशेंट को अपने पैरों पे चलने लगा देते हैं। तो अर्ली एम्बुलेशन, यूज़ ऑफ ब्लड थिनर्स और स्टॉकिंग्स एंड स्पेशलाइज्ड एनेस्थीसिया, शॉर्ट एनेस्थीसिया, ये सब पैरामीटर्स होते हैं जो कि आप में क्लॉट बनने की टेंडेंसी को रोकते हैं। नी सर्जरी में जो तीसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है स्टिफनेस। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब मेरा घुटना बिल्कुल टाइट है, अकड़ा हुआ है। स्टिफनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट। स्टिफनेस का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है, बॉडी फिनोमिना है। दोस्तों हम जब भी किसी बॉडी को एक कट लगाते हैं तो बॉडी एक अपने तरीके से उसको रिस्पॉन्स देती है। कई बार कुछ केसेस के अंदर कुछ स्वेलिंग, टाइटनेस, मसल फिटिग आता है जो उस समय होता है, और उसको अगर बहुत एग्रेसिवली मोड़ा जाए तो वो स्टिफनेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यदि अगर आप में स्टिफनेस आए, द फर्स्ट थिंग इज रीअश्योरेंस, थिंग्स विल इम्प्रूव एंड सेटल डाउन विद टाइम। बी, आपको मॉडिफाइड फिजियोथेरेपी टेक्निक्स चाहिए, आपको आइस पैक्स चाहिए, कुछ स्पेशलाइज्ड मेडिकेशन चाहिए। रेयरली हमें किसी पेशेंट को मैनिपुलेट यानी बेहोशी दे के उस घुटने को एक्स्ट्रा मोड़ना पड़ता है। लेकिन ये स्टिफनेस मेजॉरिटी केसेस में समय पड़ने के साथ खुद से सेटल कर जाती है। इसके बाद अगला आता है, हमारी बहुत लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब कि मेरे घुटने के बाहर के हिस्से में सुन लगता है, सेंसेशन कम लगती है। उसमें पतली सी स्किन नर्व्स होती हैं जो उस साइड जाती हैं, तो कुछ महीने तक आपके घुटने का बाहर के एरिया में आपको लॉस ऑफ सेंसेशन फील हो सकती है, लेकिन समय पड़ने के साथ 6 महीने में, 1 साल में वो सेटल कर जाएगी। रियरली हमारे केसेस में फ्रैक्चर्स आ सकते हैं। अब फ्रैक्चर यदि आप में आए कभी भी अच्छी चीज़ नहीं है। अगर तो जोड़ से दूर आए तो जैसे कि नॉर्मली आप प्लेटिंग या नेलिंग कुछ भी करते हैं, आप उसके साथ उसको फिक्स करेंगे।
कुछ रेयर केसेस में वो फ्रैक्चर जॉइंट के बिल्कुल अंदर के रीजन तक आता है, जहाँ पर भी हम लोग स्पेशलाइज प्लेट्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। बहुत रेयरली उसके साथ अगर जॉइंट आपका लूज़ हो जाए तो हमें उसमें रीडू सर्जरी करके स्पेशल इम्प्लांट्स को यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम रिविजन नी इम्प्लांट्स कहते हैं। तो ये फ्रैक्चर्स होना अच्छी बात तो नहीं है, पर आप ये लेके चलते हैं अगर फ्रैक्चर किसी का दुर्भाग्यवश हो भी तो 90-95% केसेस में हम उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन वेयर वी ऑल एज सर्जन्स आर पैरानॉइड, हम चाहते हैं कभी नहीं आए, दैट इज़ एनी इंजरी टू द ब्लड वेसल्स इन नर्व्स। बहुत 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 रेयर है कि किसी ब्लड वेसल को पीछे आपको इंजरी हो जाए, होनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी हो तो मेजॉरिटी केसेस में रिपेयर हो सकती है। अब उसके अलावा एक चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं एकाइमोसिस। क्योंकि हम सबके अंदर क्लॉट ना बने, इसके लिए हम ब्लड थिनर्स, खून पतला करने की दवाई को यूज़ कर सकते हैं। अब उसकी वजह से बहुत लोगों में घुटने के आसपास के एरिया में ऐसा लगता है जैसे ब्लीडिंग हुई हुई या ब्लूइश कलरेशन होता है, जिसे हम एकाइमोसिस कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप ब्लड थिनर्स को बंद करेंगे, उनमें आइस पैक्स यूज़ करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट टू पार्ट देंगे, ये चीज़ें समय के साथ सॉल्व कर जानी चाहिए। दोस्तों, नी सर्जरी की एक बेसिक कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत लोग बोलते हैं बिगनिंग में, वो है मेरे क्लिक्स एंड साउंड्स। लोगों को लगता है मेरे घुटने से टक टक की आवाज़ आती है, डॉक्टर साहब दे वुड वांट मेरा हाथ रखो और देखो कि उसमें। अब उसमें पहला स्टेप ये आता है कि उसके अंदर आपने उसकी नी लाइनिंग रीसरफेस यानी कैप थ्रू करी है कि नहीं करी है। हमारे सिस्टम में मेजॉरिटी हम इसकी रीलाइनिंग करते हैं, बट आपको घबराने की बात नहीं है। वो जो टक टक की आवाज़ है वो जॉइंट से नहीं है। दोस्तों, ये आपका नी का एक मॉडल है जहाँ पर इस तरह से हमारा जॉइंट मूव करता है, लेकिन जो हमारी ये नी कैप के नीचे की लेयर है, ये मेटल पे बिगनिंग में इस तरह से मूव करती है। ये मूव करती है नॉर्मल है, क्योंकि अगर इसको हम बांध देंगे तो घुटना मूव ही नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय बाद इसके नीचे एक फाइब्रस लेयर बन जाती है, जिससे कि साउंड से बंद हो जाती है। तो ये साउंड आपकी नी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ द रिकवरी प्रोसेस। जैसे जैसे समय गुजरेगा ये साउंड डैम्पन कर जाएगी और आप एक नॉर्मल सामान्य जीवन करेंगे। तो इसलिए क्लिक्स और इन चीज़ों की वजह से चिंता मत करिए। अब ये सर्जरी वैसे तो आपकी जो रिसर्च कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च कहती है 20-30 साल लॉस्ट कर सकती है। बट वेन एवर यू हैव एन इम्प्लांट इन योर बॉडी, टू थिंग्स कैन हैपन। ईदर यू विल आउटलिव योर इम्प्लांट और योर इम्प्लांट विल आउटलिव यू। मतलब अगर आपकी किसी स्टेज पे इम्प्लांट वो घिस जाए, वेयर आउट कर जाए, वो इम्प्लांट लूज़ हो जाए, तो उन सब केसेस के अंदर हमें वापस जाके एक नया इम्प्लांट वहाँ फिक्स करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम सबको समझाते हैं कि आज की डेट में जैसे आप मान लीजिए कोई एरोप्लेन में आप जाते हैं, हवाई जहाज़ में जाते हैं, तो नॉर्मली हमेशा अपने डेस्टिनेशन जाता है, पर दुर्भाग्यवश कभी एयरप्लेन जो हमारा है वो क्रैश भी कर सकता है, हाईजैक भी कर सकता है। उसी तरह से आपकी 99.5% रिजल्ट सर्जरीज जो हैं वो बिल्कुल बढ़िया जाएंगी। 0.5% कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस मेजॉरिटी केसेस में माइनर होती हैं और बाकी केसेस में एक रीडू सर्जरी द्वारा दोबारा से मैनेज करी जा सकती हैं। सो जहाँ पर हम इस सर्जरी की बात करते हैं, दिस सर्जरी इज़ वेरी वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड। मेरा पर्पज़ आपको ये सब बताना इसलिए नहीं था एज अ कैरियर मैसेज कि आपको डराया जाए, ये था कि ये कॉम्प्लिकेशंस हम सबको मालूम है, लेकिन एक्सपीरियंस सेंटर्स पे उस हर तरीके का बैकअप अरेंज करा जाता है ताकि आप में वो कॉम्प्लिकेशन आए ही नहीं। और खुदा न वर्ष अगर आप में आए तो इतने सारे बैकअप्स अरेंज हो कि हम उस कॉम्प्लिकेशन को जीत कर वापस आपको एक एक्टिव लाइफ दे सके। तो वी वॉन्ट टू गिव यू a 99.5% positive outcomes. So if you have a problem, don't fear for these complications. Move forward, accept it, but before the surgery, discuss with your medical teams, your surgical teams, your anesthesia teams, और आपको वो बताएंगे अगर आप में किसी कॉम्प्लिकेशन का हायर चांसेस है और बैकअप में उसके लिए वो क्या चीज़ अरेंज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।